वेलकम फ्रेंड्स। इससे पहले भी हमारे 2 वीडियोज़ आ चुके हैं। सबसे पहला वीडियो जो था वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आधारित था। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस किया था और ये हमारा तीसरा वीडियो है इस चैप्टर का, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है कुछ और भी नए क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, सीखेंगे कॉन्सेप्ट्स को कि कैसे जो है इनको इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसका फ़ोटो लगाए हुए हैं यहाँ पर। कहता है किसी प्राकृत संख्या n, ठीक है, एक प्राकृत संख्या लिया है हमने n, क्या है, बतलाए थे कि प्राकृत संख्या को हम ज़रूरत पड़ने पर जो है स्मॉल n से भी दिखाएंगे। तो आगे यहाँ पर देखो, प्राकृत संख्या n जो है उसके लिए n के लिए कोई पूर्णांक, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n जो है वो 0 पर समाप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये वाला जो क्वेश्चन दिया है ना, 4 के पावर n ना, तो ये n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो इसकी जगह पर कोई भी प्राकृत संख्या रखे। जैसे प्राकृत संख्या कौन कौन हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो वो सब संख्या रख सकते हैं। जो भी प्राकृत संख्या है उसको यहाँ n पे, है ना, 4 के पावर में रख देंगे। तो जो नंबर आएगा सॉल्व करने पे वो जो है कभी 0 पे समाप्त होगा कि नहीं, यही चीज़ हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखो, इसके अगले स्लाइड पे सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। इसमें कहता है क्या है कि n जो है, 1 मिनट, ब्लू कलर का पेन चूज कर लेते हैं, थोड़ा मोटाई इसका बढ़ा देते हैं, ठीक है। मोटाई जो है कुछ ज़्यादा हो गया, चलो कोई नहीं, इतना ठीक है, ठीक है। तो ये n जो है क्या है, प्राकृत संख्या है, यानी n की जगह पर हम लोग जो है 1, 2, 3, 4, 5 या इस तरह की और भी संख्याएं ले सकते हैं, ठीक है। अब 4 के पावर n की जगह पर 1 रखते हैं, है ना, 1 रखे तो ये हमें मिलेगा 4। 4 के पावर में n की जगह पर 2 रखो तो 16 मिलेगा, n की जगह पे 3 रखो तो 64 मिलेगा। इसी तरह से आगे बढ़ोगे, n की जगह पे 4 रखोगे तो ये तुमको 256 मिलेगा। इसी तरह से जो है n की जगह पे सभी संख्याएं रखते हुए चले जाओगे तो देखोगे कि जो भी पावर में रखने पर जो आंसर आ रहा है उसमें कहीं भी जो है 0 से समाप्त नहीं हो रहा है। इसको देखो, ये 0 से समाप्त हुआ नहीं, 16 को भी 0 से समाप्त नहीं हुआ, 64 भी 0 पे समाप्त नहीं होता, और ये भी 0 पे समाप्त नहीं होता, ठीक है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कोई 4 का पावर n जो है कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो लिख देंगे यहाँ स्टेटमेंट में, अतः प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए 4 का पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। यही क्लियर स्टेटमेंट लिख देंगे, ओके। इसके बाद देखो आगे का अगला जो है क्या कहता है। देखो, अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने बोर्ड पे अपीयर हो रहा है, जिसमें कह रहा है कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एलसीएम और एलसीएम तो गायब हो गया, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले एक बात याद रखो कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो और भी ज़्यादा आसान होता है। पहले एक बात समझो कि एनसीईआरटी की किताब में एक शब्द लिखा है, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, ठीक है। उसमें क्या कहता है कि कोई भी संख्या है ना,
कोई भी संख्या, चाहे धरती पे कितनी भी संख्या हैं, वो उनको जो है हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या हो उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय या मूलभूत प्रमेय का कहना है, जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है, जैसे कि मान लो हम कोई संख्या ले लिए 10, ठीक है, तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में जो है मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। देखो ये 2 अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, इसके गुणनफल के रूप में लिख दिया ना। इसी तरह से अगर हम बात करें 25 का, तो 25 को भी हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए, है ना, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है हम और भी संख्याओं को जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कहना था किसका, जो आधारभूत प्रमेय है अंकगणित का, उसने ये चीज़ बतलाया। ठीक है, अब इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है हमसे 96 और 404 का जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसका गुणनखंडन करो 96 का देखो गुणनखंडन करने जाओगे तो मोटे तौर पे ऐसे रफ में हम लोग मन ही मन काम कर सकते हैं। यहाँ पर गुणनखंडन के लिए इस 96 को हम लोग 16 इंटू 6 लिख सकते हैं, 16 6 96, है ना। अब ये 16 में हमको दिखाई दे रहा है 2 के पावर 4 है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 के रूप में, ये भी गुना में है, तो ये 2 का पावर 5 हो जाएगा, गुने 3 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग इसको लिख देंगे 2 के पावर 5 गुने 3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये जो है मिटाओ पूरा को, तो इसको जो है क्या कह रहा है यहाँ पे लिखते हैं 96 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर 5 गुने 3 लिख सकते हैं ना जी। ठीक, इसके बाद देखो, इसके बाद लिखना है हमें 404 को। ठीक है, ये 404 है, 404 को जब लिखने चले तो देखो इसको हम मोटे तौर पे देखने जाए तो ये 4 गुने 101 दिखाई देगा। ठीक है, 4 गुने 101 दिखाई दे रहा है, तो ये 4 जो है उसकी जगह पर हम लोग 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और गुने में 101 तो खुद ही अभाज्य है, तो ये 101 गुना में रह गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है हम लोग 404 को लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 2 गुने 101। ठीक है, 2 के पावर 2 गुने 101 लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान से समझना, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा बात बतलाते हैं तुमको। एलसीएम निकालने जाओगे ना, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले निकाल लिए एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालने जाएंगे तो एचसीएफ का कहना है कि जिन जिन संख्याओं में का एचसीएफ निकालना ना, चाहे 2 हो या 3 हो या 4 हो, उसका एचसीएफ अगर निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंडन की विधि से, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सब में है, ठीक है, जो सब में है वही एचसीएफ होता है। ठीक है, तो इसमें सब में कौन कौन है, इनमें 2 संख्या है, यह है अपने पास 96 और 404, तो इनमें 2 जो है इसमें भी है और इसमें भी है ना, दोनों ही जगह पर 2 जो है खड़ा बैठा है। ठीक है, खड़ा भी और बैठा भी चलो बैठा है। ठीक है, तो इसमें जो है एचसीएफ में कहता है कि जो दोनों में कॉमन है उसको ले आओ, उसमें भी कौन सा, तो एचसीएफ जो है ना बड़ा आदमी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बड़ा आदमी है, कम चीज़ों में ही संतुष्ट हो जाता है। तो ये कहता है कि हमको वो वाला पावर ला के दो जो कम है। तो इन दोनों में कॉमन 2 था, 2 को ले लिए, 2 का पावर कम कौन सा है, यहाँ पे पावर जो है 5 है, और यहाँ पर पावर क्या है 2 है, तो कम पावर जो है उसको उठा लो। ठीक है, 2 के पावर 2 हो गया। अब इसी को सॉल्व करके लिख दो, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ जो है 4 मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद एलसीएम की बात करेंगे, तो देखो एलसीएम के लिए जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाते हैं आपको। ठीक है,
या इसी को इरेज करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसी को इरेज कर देते हैं यहाँ से। HCF तक तो समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है। अब हम लोग LCM के लिए काम करते हैं, ठीक है। LCM देखो यहाँ पर क्या कहता है, LCM के लिए क्या हो जाएगा। LCM जो है छोटा आदमी है, छोटे आदमी को तो जानते हैं वो लालची टाइप का होता है, ठीक है। ये कहता है हमको कॉमन जो है वो तो ला के देवे करो, ठीक है, उनमें भी बड़का पावर, तो जो कॉमन है, कॉमन 2 है इसमें, इसका बड़का पावर कौन है 5, और इसके अलावा ये कहता है कि बाकी जो बच गया वो भी हमरा दे दो ना। छोटा आदमी है, कुछ ज़्यादा ही लालची हो गया ये तो, ठीक है। तो ये जो है बाकी सब जो बचा, ये 3 और 101 जो बच गया था उसको भी गुना में ला के रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको अपन गुना करके जो आएगा नंबर वही इसका LCM हो जाएगा, ठीक है। अपना गुना करके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन काफ़ी बड़ा सा है लेकिन इसका आंसर इतना ही छोटा है। देखो इसमें ध्यान से समझो क्या कहता है क्वेश्चन। पहले देखो, कहता है किसी खेल के मैदान के चारों तरफ, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लो कि वो दोनों ही जो है एक ही जगह से, ठीक है, एक ही पॉइंट से, मान लो कि ये वाला पॉइंट है तो यहाँ से जो है एक ही साथ एक ही दिशा में जो है ऐसे चक्कर लगाना शुरू किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि एक जो है सोनिया जो है चक्कर लगाने में ज़्यादा समय ले रही है और रवि जो है कम समय में ही चक्कर लगा ले रहा है कि नहीं। 12 मिनट में ही रवि एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो रवि जो है आगे निकल जाएगा। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर वो एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो कितने समय के बाद जो है वो फिर से पर आरंभिक बिंदु पर आकर के मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान दो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे ना, जब डिफरेंस हो जाए, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में कि हमें समान संख्या में रखना होता था, जैसे कि सेना की टुकड़ी वाला एक क्वेश्चन देखे थे, याद है। तो उसमें हम लोग HCF निकालते थे। अब यहाँ पर जो है ऐसा इस तरह का क्वेश्चन रहे जिसमें अलग अलग समय ले रहा है और कह रहा है कि शुरुआत में जहाँ पर था वहीं पे आने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं LCM, ठीक है। तो अपने पास तो 2 ही संख्या दिया है 18 और 12, इसका LCM जो है हम निकाल लेते हैं। कोई तीसरा बंदा भी होता, अगर वो मान लो कि वो जो है 16 मिनट में घूम जा रहा था, पूरा एक चक्कर लगा ले रहा था और पूछता कि तीनों जो है कब कितने मिनट के बाद जो है एक ही पॉइंट पर आकर के मिलेंगे, शुरुआती पॉइंट पर मिलेंगे, तो उसके लिए हम तीनों संख्या का LCM निकालते हैं। यहाँ दो ही लोग थे तो 2 संख्याओं का ही LCM निकाल रहे हैं, और 3 हो जाता तो 3 का LCM निकालते हैं, 4 हो जाता तो 4 का LCM निकालते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए अब हम लोग आगे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, LCM कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। इसमें तो ऊपर हो जल्दी, इसमें 12 और 18 का LCM ज्ञात करेंगे, ठीक है। 12 और 18 का LCM जब निकालने जाएंगे तो इसका देखो 12 का कितना होगा गुणनखंड में, 2 का स्क्वायर यानी 4 गुने 3, 4 तिया 12, ठीक है। और इसी तरह से जो है 18 था, 18 को करेंगे तो 2 जो है ये कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। ये जो है 2 हो जाएगा, ठीक है, गुने 9 तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। यही होगा ना इसका गुणनखंड। इसके बाद देखो LCM में हम लोग क्या करते थे, LCM में जो है हम लोग जो कॉमन है वो निकालते थे और बड़ा वाला पावर निकालते थे, ठीक है। तो इसमें कॉमन जो है 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका बड़ा पावर क्या है 2, तो 2 का पावर 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, और इसमें जो है 3 भी कॉमन है तो बड़का पावर आएगा इसका, ठीक है। तो ये 3 के पावर 2 आ जाएगा इसमें,
ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पर क्या आ जा रहा है, ध्यान से देखो, ये आ रहा है एलसीएम के लिए, ठीक है। इसलिए एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 का पावर 2 और 3 का पावर भी 2 आ गया बाहर में, ये हो जाएगा 4 और ये 9, 9 चौका 36। इसका मतलब है कि 36 मिनट के बाद जो है दोनों प्रारंभिक बिंदु पर आकर मिलेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट लिख देंगे, अतः 36 मिनट बाद वे दोनों आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखने से पहले एक नोट ध्यान में रखेंगे कि अगर p जो है, p एक अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p जो है a को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर ये 625 को 5 से विभाज्य है ना, 625 क्या है, ये जो है 625 को अगर ध्यान से देखें तो ये 25 का स्क्वायर नज़र आएगा। 25 का स्क्वायर इस 5 से क्या है, विभाज्य है ना। तो 25 भी 5 से विभाज्य होगा कि नहीं, होगा ना। तो यही बात जो है इस नोट में कहा जा रहा था, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये इसलिए बताए कि ये वाला कॉन्सेप्ट अभी काम आएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। अपरिमेय तो है ही, पता है हमको, ठीक है, लेकिन इसको सिद्ध करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो हमें सिद्ध करना होता है, विरोधाभास के नियम से इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। विरोधाभास का नियम कहता क्या है कि जो हम एज्यूम करके चलते हैं, जो हम मान के चलते हैं, उसमें काम करते करते सॉल्व करते करते उसका ठीक उल्टा रिजल्ट मिल जाता है हमें। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें कैसे जो है जो हम मानेंगे उसका विरोध इस क्वेश्चन में को सॉल्व करते समय आता है। देखो इसमें सबसे पहला स्टेप तो होता है कि एक तो बात हमें पता है कि √2 जो है अपरिमेय संख्या है, ये तो हम जान ही रहे। हमें बस इसको शो कराना है कि ये अपरिमेय ही है, ठीक है, शो कराना है, आंखें खोलनी है क्वेश्चन पूछने वाले की, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहला लाइन लिखते हैं कि यदि संभव हो तो, ठीक है, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि संभव हो तो ऐसा मान लेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं यदि संभव हो तो, क्योंकि ये परिमेय तो है नहीं, तो इसलिए लिख दिया है कि यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो इसीलिए हम √2 को जो है लिख देते हैं p/q के रूप में, ठीक है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे जहाँ, ठीक है, जहाँ ये p/q जो है बिल्कुल ही सरलतम रूप में है। कहने का मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो p के गुणनखंड में भी है और q के गुणनखंड में भी है, मतलब जो कॉमन गुणनखंड इन दोनों में नहीं है। कॉमन गुणनखंड रहता तभी नहीं ये p भी इससे कट जाता और q भी उसी नंबर से कट जाता, तो और सॉल्व हो जाता, ये और छोटा हो जाता। लेकिन इसमें हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये p/q जो है बिल्कुल ही सरलतम रूप में है, यानी कि कोई भी संख्या जो है वो ना तो p और q के गुणनखंड में दोनों में कॉमन है ही नहीं, ठीक है। एक ऐसी संख्या है ही नहीं जो p के गुणनखंड में भी हो और q के गुणनखंड में भी हो। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ p और q में, ठीक है, जहाँ p और q में कोई सर्वभाजक यानी दोनों को विभाजित करने वाला कोई भी संख्या नहीं है, सर्वभाजक में कोई
सर्वभाजक या उभयनिष्ठ भी आप लिख सकते थे, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख सकते थे आप यहाँ पर, सर्वभाजक नहीं है, ठीक है। ये बात स्टेटमेंट में रख दिए हम, ठीक है। इसी स्टेटमेंट का तो जो है आगे चल के विरोध होने वाला है, देखो कैसे। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब चूँकि हम लोगों ने जो है √2 को p/q के रूप में लिखा है, तो अब जो है यहाँ पर इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों तरफ जब वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर जब वर्ग किए दोनों तरफ तो √2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर इधर p/q का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इससे जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर। अब इसको जो है इधर गुना करा देते, q स्क्वायर को इधर ला के गुना कराते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × q स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू p स्क्वायर। अब इस चीज़ को हम लोग जो है इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया, और इसके बाद हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ से इस q स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, यहाँ से ये p²/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट देखो ध्यान से, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि p² जो है वो क्या है, 2 से डिविजिबल है, 2 से ये विभाज्य है, इसके कहने का ये मतलब हुआ, ठीक है। तो जब p² 2 से विभाज्य है, तो अभी जो एक नोट पढ़े थे हम लोग उसके हिसाब से p भी 2 से विभाज्य होगा, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चूँकि p² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए p भी 2 से विभाज्य है, ओके। एक स्टेटमेंट तो हमें ये मिला, ठीक है। इसको हम फिलहाल के लिए आपको इसको घेरना नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है इस बात को, इसलिए हम इसको ब्लू कलर से जो है डब्बे में बंद कर देते हैं, ठीक है। आपको एग्ज़ाम टाइम लिखते समय इसको बंद नहीं करना है, बस आपको समझने के लिए इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो, आगे थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग पिछले स्लाइड पर। देखो हम लोग यहाँ तक तो पहुँच ही चुके हैं, ये वाला है ना, तो इस वाले चीज़ का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ जो है इस p की जगह पर जो है ना, p की जगह पर हम लोग कुछ दूसरा चीज़ मानेंगे, ठीक है। p की जगह पर कुछ दूसरा चीज़ मानेंगे, जैसे कि देखो आगे जब बढ़े हम लोग अगले स्लाइड पर चलो, ठीक है, खाली वाले पे, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि अब, ठीक है, अब मान लेंगे, ठीक है, अब माना कि p बराबर, ठीक है, p बराबर, अब जिस संख्या को हम लोग अपरिमेय सिद्ध कर रहे हैं ना उसी को लिखेंगे यहाँ, ठीक है। क्या लिखना है, √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो यहाँ पर 2 है ना, रूट को हटा देंगे, 2 और कोई भी दूसरा वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। p/q लिए तो हम यहाँ पर जो है r ले लेते हैं, चलो ठीक है, r ले लेते हैं, p को 2r लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब p की जगह पर वो जो समीकरण दिखाए हैं अभी ये वाला, इसमें p की जगह पर 2r जो है रखेंगे, ठीक है। 2r जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 × q का स्क्वायर इक्वल टू 2r, p का स्क्वायर था तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसके बाद जो है आगे क्या हो जाएगा, ये 2 × q का स्क्वायर बराबर ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, नहीं। और इसके बाद देखो, इसके बाद जो है ये r स्क्वायर हम लोग यहाँ पर रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जो माने हैं, संख्या जो माने हैं √2 को p/q कंसीडर किए थे, तो q को हमें रखना है, ठीक है। तो q को तो इधर ही रहने दो, और
इधर r को जो है अकेला रखो, ठीक है। इसको इधर लाएंगे, 4 को इधर लाएंगे तो ये जो है 2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 इक्वल टू आर स्क्वायर, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमें जो है मिलेगा आर स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पर फिर से आ गया क्यू का स्क्वायर बाई 2 आ गया, इसका मतलब क्यू स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, इसका यही मतलब हुआ ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है कंक्लूड कर लेते हैं, चूँकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ठीक है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी 2 से विभाज्य है, ठीक है, क्यू भी 2 से विभाज्य है। अब यहीं से जो है बात गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। अब चलो देखो, अब पीछे लेके चलते हैं तुमको, ठीक है, ध्यान से देखना। हम लोग यहाँ जो है क्वेश्चन में पहले ही मान लिए थे कि जो √2 को परिमेय संख्या अगर मानते हैं तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में हमने इसको लिखा, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, ये लिख लिए। जहाँ ये भी माने थे कि p और q में कोई सर्वभाजक नहीं है, मतलब कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे p भी कट जाए और q भी कट जाए। लेकिन सॉल्व करते हुए हमें मिला क्या, हमें आगे चल के यहाँ पर एक स्टेटमेंट मिला कि p जो है, यहाँ ध्यान से देखो, p जो है वो 2 से विभाजित है, p 2 से कट रहा है, ठीक है। और इसके आगे बढ़े और सॉल्व किए तो फिर से मिल गया कि q जो है 2 से कट रहा है। ले लोटा, क्या गड़बड़ हो गया। अभी तो हम लोग माने थे कि ऐसा संख्या कोई है ही नहीं जो p को भी काटे और q को भी काटे, लेकिन सॉल्व करते हुए तो हमें मिल गया ऐसा, है ना। तो यहीं से जो है विरोधाभास हो गया। तो इसीलिए हम लोग सीधे कह देंगे कि हमारी कल्पना गलत है, अतः √2 जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये अपरिमेय नहीं होता ना तो ऐसा विरोधाभास जो है हमें देखने को नहीं मिलता। चूँकि विरोधाभास हो रहा है, इससे ये साबित होता है कि √2 जो है अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, चूँकि यहाँ विरोधाभास हो रहा है, ठीक है, चूँकि यहाँ हमारी कल्पना का, ठीक है, हमारी कल्पना का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, लिख सकते हैं ऐसा, डायरेक्ट लिख देते हैं। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है बात। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, आगे का क्या क्वेश्चन है उसको ज़रा देखें। अगला क्वेश्चन जो है वो अच्छा टॉपिक है ना, ये पढ़ना है हमें, तो इसको भी एक काम करते हैं, इस टॉपिक को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, ठीक है। ऐसे भी आधा घंटा हो ही गया है। ऐसे आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।